सो हेलो यार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी फेडरलिज्म के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फेडरलिज्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो आगे चल के किस तरह से यहाँ पे फेडरलिज्म उसको कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो संघीय शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उनकी नीतियों के बारे में। और यहाँ पर हम जो चौथी चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि संघवाद किस प्रकार से काम करता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो यहाँ पर इसको जानने से पहले हम पिछले चैप्टर में जो बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल्स हमने देखा था उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजर चेंज किया गया था, यानी कि कई सारे वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए गए थे जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है पावर शेयरिंग में। वहाँ पर उनमें से जो एक प्रमुख जो चेंज था, यानी कि जो एक मेजर चेंज था, वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को रिड्यूस करना था। यानी कि वहाँ पर जो एक मेजर चेंज लिया गया था वो ये था कि टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर क्या था कि जो कुछ शक्तियाँ जो थी वो यहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट को दी गई थी, यानी कि टू प्रोवाइड द सम पावर्स टू रीजनल गवर्नमेंट। अब वहाँ पर इससे पहले भी रीजनल गवर्नमेंट्स थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो सिर्फ एक ही शासन व्यवस्था थी और एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट था। वहाँ पर पहले से भी रीजनल गवर्नमेंट थे, लेकिन पहले क्या था कि जो शक्तियाँ थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहता वो यहाँ पर विथड्रॉ कर लेता रीजनल गवर्नमेंट से। लेकिन जब ये यहाँ पर 1993 में ये एक्ट जो पास हुआ, इससे क्या हुआ कि यहाँ पर अब जो दोनों गवर्नमेंट्स थी वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से काम कर सकती थी। और यहाँ पर कोई भी जो लोकल गवर्नमेंट थी, यानी कि जो रीजनल गवर्नमेंट थी, वो किसी भी तरह से यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बेल्जियम जो है वो शिफ्ट कर गया फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि वहाँ पर एकात्मक शासन से जो बेल्जियम था वो संघीय शासन व्यवस्था पे शिफ्ट कर गया। यानी कि जहाँ पर एकात्मक शासन में संघीय जो है जो शक्तियाँ हैं वो एक ही स्तर पर केंद्रीकृत थी, वहीं पर जो है बेल्जियम में जो शक्तियाँ थी वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अब यहाँ पर विभिन्न विभिन्न स्तरों पर जो शक्तियाँ थी उनका शक्तियों का बंटवारा हो गया। लेकिन अगर हम वहीं पर श्रीलंका में देखें तो वहाँ पर जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो आगे भी बनी रही। हालांकि जो तमिल लीडर्स चाहते थे कि वहाँ पर जो है वो एकात्मक शासन को ख़त्म करके वहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था लाई जाए, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हो सका और वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बनी रही। तो यहाँ पर देखेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है। तो जो फेडरलिज्म होता है वो यहाँ पर एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, जहाँ पर जो शक्तियाँ होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं सेंट्रल अथॉरिटी के बीच और जो विभिन्न जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट्स होती हैं उनके बीच। यानी कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो फेडरलिज्म होता है, वहाँ पर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक गवर्नमेंट जो होती है वो यहाँ पर इंटायर कंट्री के लिए होती है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और वो यहाँ पर डील करती है नेशनल इशूज़ से। जो यहाँ पे नेशनल इशूज़ आते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं, वहाँ पर उससे वो डील करती है। और यहाँ पे एक अदर गवर्नमेंट होती है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं या फिर प्रोविंशनल गवर्नमेंट। वो यहाँ पर स्टेट लेवल के जो इशूज़ होते हैं उनसे डील करती है। और ये जो दोनों गवर्नमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होकर के पावर्स को इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर इधर देयर आर ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर सब यूनिट्स ऑफ द सब ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर सिर्फ एक ही स्तर की सरकार होती थी और वहाँ पर जो सारी शक्तियाँ थी वहाँ पर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीकृत होती थी। लेकिन यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है वहाँ पर ऐसा नहीं है। जबकि यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ऑर्डर देती है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन यहाँ पर फेडरल सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को करने के लिए। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो किसी भी प्रकार से उत्तरदायित्व नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट में यहाँ पर जो सरकार होती है वो उसके एक या एक से अधिक स्तर होते हैं। यानी कि सबसे पहले जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद यहाँ पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर फर्दर यहाँ पर आप आएंगे तो लोकल गवर्नमेंट आप पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है यहाँ पर
सेपरेट जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हिंदी में उसको कहते हैं अधिकार क्षेत्र। यानी कि वहाँ पर जो दोनों गवर्नमेंट्स होती है उनको अपने अपने अधिकारों के क्षेत्र पता होते हैं, ठीक है। यानी कि वो एक ऐसा दायरा होता है, अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या होता है, वो एक ऐसा दायरा है जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। और इंग्लिश में आप कहेंगे द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी, तो उसको हम कहते हैं अधिकार क्षेत्र, ठीक है। यानी कि वहाँ पर निश्चित उनके अधिकार क्षेत्र होते हैं। तो जो अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं वो तो एक ही जो सिटीजन्स होते हैं वो एक ही ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को गवर्न करती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष मामलों में उनको अधिकार क्षेत्र प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर उनको कोई भी लॉ बनाना हो, उनको कोई भी यहाँ पर टैक्सेशन रिलेटेड इशू हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इशू हो, तो वहाँ पर उनको अपने अपने अधिकार क्षेत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन। यानी कि यहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। यानी कि जो उनके अधिकार क्षेत्र होते हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अधिकार क्षेत्र बताए गए हैं। और यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक तरह से यहाँ पर उनके जो सुरक्षा होती है उन अधिकारों की, उसकी गारंटी देता है। फिर जो अगला है हमारा वो है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। यानी कि यहाँ पर जो हमारा जुडिशरी होता है, जो न्यायालय होता है, उसको यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट्स के ऊपर कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो सबसे पहला यहाँ पर पावर उसको होता है वो होता है प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि वहाँ पर संविधान की सुरक्षा करना उसका दायित्व होता है। दूसरा होता है कि वहाँ पर संविधान की व्याख्या करना, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा अगला होता है वो होता है कि अगर उनके बीच में कोई भी यहाँ पर संघर्ष आता है, डिसाइडिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। यानी कि वहाँ पर अगर अधिकार रिलेटेड कोई भी यहाँ पर दिक्कत आती है तो वहाँ पर उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करती है और वो एक अंपायर की भूमिका निभाती है। अब अगला है हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो यहाँ पर दोनों ही गवर्नमेंट की यहाँ पर सहमति होना ज़रूरी है। सिर्फ एक गवर्नमेंट, यानी कि अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पर सिर्फ वो चेंज नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट की सहमति होना ज़रूरी है। और जो अगला हमारा वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि यहाँ पर जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्लियरली यहाँ पर स्पेसिफाइड होता है, और जिससे कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो यहाँ पर मेंटेन रह सके, ठीक है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर इंडिया में एक एग्जांपल है कि यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो सोर्स ऑफ इनकम है यूनियन गवर्नमेंट के लिए, जबकि जो यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल जो टैक्स है वो यहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर अगला जो है हमारा वो है डुअल ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है कि आप टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, और जो दूसरा होता है एट द सेम टाइम एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। यानी कि यहाँ पर सबसे पहला जो उनका दायित्व होता है वो ये होता है कि वहाँ पर नागरिकों की सुरक्षा करें और जो वहाँ पर जो राष्ट्र की एकता है उसको यहाँ पर बनाए रखें, और जो दूसरा होता है कि वहाँ पर जो रीजनल डाइवर्सिटी है वहाँ पर उसको वो मेंटेन करें, उसको समानता दें। हम देखेंगे कि दो रूट होते हैं फेडरेशन के फॉर्म्ड होने के। जो सबसे पहला रूट होता है उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और जो दूसरा रूट होता है उसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। जब यहाँ पर कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ मिल करके एक बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। और यहाँ पर वो इस तरह से फॉर्म करते हैं कि वहाँ पर वो अपनी खुशहाली और अपनी सुरक्षा का जो रास्ता है उसको वो अख्तियार करते हैं। इस प्रकार की जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है उसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं। इसमें जो हमारा स्टेट होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और यहाँ पर जब एक जो बड़ा देश होता है वो जब ये डिसाइड करता है कि वो अपना जो पावर है वो यहाँ पर जो उसके विभिन्न विभिन्न स्टेट्स हैं, यानी कि जो उसके डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें वो अपने पावर को शेयर करेगा, तो वहाँ पर वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। जैसे कि अगर आप इंडिया का एग्जांपल लें तो यहाँ पर जो शक्तियाँ वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, फिर फर्दर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो पंचायत वगैरह हैं तो वहाँ पर शक्तियाँ जो है वहाँ पर डिवाइडेड हैं, तो उसको हम कहेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं जैसे कि स्पेन और बेल्जियम, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर जो होता है वो आपका सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। अब यहाँ बात करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो हम देखेंगे
कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका जैसे देशों में देखा कि वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, जो वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन है, उसको मैनेज करने में कितनी समस्याएं हो रही थी। तो आप सोच करके देखिए कि इंडिया जैसे बड़े देश में, जहाँ पर इतने सारे लैंग्वेजेस हैं और इतने सारे रिलीजन्स और रीजन्स हैं, वहाँ पर किस तरह से पावर की शेयरिंग होती होगी। ये सोचकर हमको बहुत ही अजीब लगता है कि वहाँ पर पावर किस तरह से शेयर की जाती होंगी। तो आइए सबसे पहले हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट हमारा नेशन हो था वो हुआ। और यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिक्लेयर किया है इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में। यहाँ पर एक तो यद्यपि यहाँ पर जो फेडरेशन का शब्द है वो तो इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर इंडियन यूनियन जो है वो बेस्ड है किसके प्रिंसिपल पे, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा, जो 7 की फीचर्स थे फेडरलिज्म के, अगर हम उनसे भारत की तुलना करें, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की तुलना करें, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर जो भारत है वहाँ पर 2 आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है भारत में। एक आपका जो केंद्र सरकार है, उसके बाद वहाँ पर राज्य सरकार है। केंद्र सरकार जैसा कि आप जानते हैं जो कि राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इशूज़, जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे रहते हैं उससे डील करती है, और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे स्टेट लेवल के जो मुद्दे रहते हैं उससे डील करती है। और एक थर्ड टियर भी है गवर्नमेंट का, जिसको हम पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं। वहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 आर मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के, और यहाँ पर जो है वो सब अपना एक सेपरेट जुरिस्डिक्शन जो है उसको इंजॉय करते हैं। अब जो हमारी संविधान है उसने क्लियरली जो है लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं 3 फोल्ड में, जिसको हम कहते हैं, पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पर जो यूनियन लिस्ट होता है उसमें यहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंट के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिफेंस हो गया कंट्री का, और यहाँ पर जो हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं, यहाँ पर जो बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है और करेंसी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर यूनियन लिस्ट में आते हैं। यानी कि जो वहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं वो यहाँ पर यूनियन लिस्ट में आते हैं, और इसको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत ही अच्छे रूप से विभाजित कर दिया है शक्तियों को। अब यहाँ पर यूनियन लिस्ट के जो भी मुद्दे हैं वहाँ पर अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो उस पर अकेले ही लॉ बना सकती है, और वहाँ पर उसको किसी भी प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो हमारे संविधान में जो हमारा दूसरा जो विभाजन किया गया वो है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो है उस सब्जेक्ट्स को कंटेन करता है जिसमें लोकल इंपॉर्टेंस के मुद्दे आते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, व्यापार संबंधित मुद्दे, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या फिर इरिगेशन संबंधित मुद्दे। ये सारे मुद्दे आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं, और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो अकेले इन पर लॉज बना सकती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में वो मुद्दे आते हैं जो यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं, दोनों के, यूनियन गवर्नमेंट और एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर वो ऐसे मुद्दे आते हैं जैसे कि हमारा जो शिक्षा का मुद्दा हो गया, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो यहाँ पर आपका जो यूनियन गवर्नमेंट है एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पर लॉज बना सकते हैं इनके ऊपर। और यहाँ पर अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है उनके बीच, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया जाता है। तो अगर उन दोनों को बनाने के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का जो मत होगा उसको माना जाएगा। और ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं उन पर जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है उन सब्जेक्ट्स पे जो लॉज है उसको पास करेगी। यानी कि ऐसे ऐसे मुद्दे जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं, यानी कि वो ना कि यूनियन लिस्ट में आते हैं, ना ही स्टेट लिस्ट और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, वहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इस पर लॉज बनाएगी। अब हम जानते हैं कि होल्डिंग टुगेदर में जो पावर्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं सभी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स में। यानी कि आप देखेंगे कि जैसे कि भारत में कई सारे स्टेट्स हैं तो सभी स्टेट्स को इक्वल पावर्स नहीं दिए गए हैं। कुछ इसमें से विशेष स्टेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि पहले जो जिस तरह से जम्मू और कश्मीर हुआ करता था, जब 370 का जो आर्टिकल है वो ख़त्म नहीं हुआ था, तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल पावर्स मिले हुए हैं। इसी तरह से भारत में जो है कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिटिल पावर मिले हुए हैं, और वो स्टेट्स इतने स्मॉल हैं कि वो जो है उनको आप इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उनको हम यूनियन टेरिटरीज़ कह देते हैं, जो कि जैसे कि हमारा जो कैपिटल सिटी दिल्ली है और जो हमारा चंडीगढ़ है या हमारा लक्षद्वीप है, इनको हम यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं। और ये जो टेरिटरीज होते हैं इनके पास जो है स्टेट की पावर्स नहीं होती हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही उन पर लॉ बनाती है और वही उन पर रन करती है।
अब यहाँ पर अगर कोई संविधान में बदलाव करना हो तो वो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर आपको संसद के दोनों सदनों में जो है 2/3 बहुमत का मंजूर किया जाना होता है और कम से कम तो आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है, तभी जा कर के हम कोई भी चेंज यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं। इसमें जो है जो न्यायपालिका होती है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। वो यहाँ पर देखती है कि किस तरह से यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और अगर उनको इम्प्लीमेंट करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वहाँ पर जो न्यायपालिका होती है वो अंपायर के तौर पे होती है। और इसी प्रकार से वो एक तरह से संविधान के जो अधिकार हैं उन पर देख रेख करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने के लिए जो सभी की फीचर्स हैं वो इंडिया के अंदर हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें विभिन्न स्तरों की सरकारें हैं, और यहाँ पर जो इंडिया है वहाँ पर उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके अधिकार क्षेत्र हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो जुरिस्डिक्शन है वो यहाँ पर एक लिस्ट बना करके सभी राज्यों और केंद्रों को दिए गए हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह से कुछ जो स्टेट्स हैं उनको विशेष दर्जा प्राप्त है, जबकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पर हमने देखा कि न्यायपालिका किस प्रकार से भूमिका निभाती है जब भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है इन पावर्स को इम्प्लीमेंट करने में। अब हम देखेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी कि संघीय व्यवस्था वो कैसे काम करती है, कैसे चलती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत का संविधान तो एक मेजर रोल प्ले करता ही है, जिससे कि हमारा फेडरलिज्म जो है वो सफलतापूर्वक काम कर सके। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो भारत की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो भी एक वाइटल रोल प्ले करती है, जिससे कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो आगे सक्सेसफुली वर्क कर सके। इसके लिए यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहला है जो भारत ने यहाँ पर किया है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, और इसको कहते हैं हिंदी में भाषाई राज्य। यानी कि यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही मेजर डाइवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ इंडिया में कि 1947 के बाद जब यहाँ पर डेमोक्रेटिक जर्नी जो है भारत की स्टार्ट हुई, तो वहाँ पर भारत का अगर आप 2019 तक का मानचित्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर पहले के जो राज्य थे उनमें से कई राज्य जो है अब गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सरकार जो थी उन्होंने यह एक फैसला लिया कि जो एक भाषा, जो एक जैसी भाषा बोलते हैं उन लोगों को एक साथ कर दिया जाए। और इसी के कारण जो है यहाँ पर कुछ नए नए राज्य बने। जैसे कि अगर आप देखें पहले जो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर झारखंड है वो आपका नवंबर 2000 में बना। और ये जो सारे राज्य बने वो इस आधार पर बने कि यहाँ पर सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग अपना जो सेम कॉमन कल्चर है उसको शेयर कर सके, और जो है एक जो डिफरेंट यहाँ पर कल्चर के लोग हैं वो भी एक साथ रहें, और यहाँ पर जो डिफरेंट आपके जियोग्राफिकल रीजन के लोग हैं वो भी एक साथ रह सके। तो यहाँ पर हमारे देश की सरकार ने एक निर्णय लिया कि यहाँ पर एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो और जो देश है वो आगे भी शांति से बना रहे और हमारी संघीय व्यवस्था अच्छे से काम कर सके। यहाँ पर कुछ नेताओं का जब ये फैसला लिया गया तो ये मानना था कि यहाँ पर इससे जो है देश में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और देश की यहाँ पर एकता को नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब ये निर्णय लिया गया तो इसके बाद जो रिजल्ट आया वो काफ़ी शॉकिंग था। उससे ये उसके विपरीत हुआ, पूरा उल्टा हुआ उसके, और यहाँ पर जो हमारा देश था वो और भी ज़्यादा यूनाइटेड और स्ट्रॉन्गर बना। दूसरा जो यहाँ पर हमारे यहाँ जो फीचर है वो है लैंग्वेज पॉलिसी का। यहाँ पर हमारे देश की सरकारों ने एक भाषा नीति अपनाई। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत को अभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हालांकि हिंदी को राजभाषा तो माना गया है, लेकिन जो हिंदी है वो सिर्फ 40% लोगों द्वारा ही बोली जाती है, और यहाँ पर ये 40% भारतीयों की ही मातृभाषा है। इसीलिए अन्य भाषाओं को भी यहाँ पर संरक्षण देने के लिए कई प्रावधान लाए गए, और जिससे यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बचा जा सके, इसकी वजह से यहाँ पर एक लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई गई। हालांकि अगर हम संविधान के अनुसार चलें तो 1965 के बाद जो है वो अंग्रेजी जो है सरकारी कामकाज के तौर पर बंद हो जाना चाहिए था और हिंदी को जो यहाँ पर प्रवेश करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु वगैरह में
कुछ यहाँ पे मांग हुई कि अंग्रेजी भाषा को आगे भी जारी रखा जाए और वो हिंदी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो हमारी सरकार थी उन्होंने बहुत ही एक लचीला रुख अपनाया हिंदी के प्रति, और उन्होंने जो है इसको राजभाषा तो माना और राजभाषा के तौर पर बढ़ावा भी दिया। लेकिन यहाँ पर वो इस तरह उन्होंने नहीं किया कि वो हिंदी को किसी भी राज्य पर थोपे। तो इस वजह से यहाँ पर आज अंग्रेजी भी और हिंदी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हुई है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत में सभी राज्यों की अलग अलग राजभाषा है और जो उनके सरकारी कामकाज हैं वो उनके अपनी अपनी राजभाषा में होते रहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी तीसरा जो फीचर है वो है सेंट्रल स्टेट का रिलेशन, यानी कि यहाँ पर जो केंद्र राज्य का संबंध है वो यहाँ पर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी फेडरलिज्म को सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अगर आप उसमें देखेंगे तो यहाँ पर राज्य और यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उनके पावर्स का, उनके जुरिस्डिक्शन जो है वो अलग अलग तो मेंशन किए गए हैं, पर फिर भी यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर प्रभावित करती है स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखें तो अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर केंद्र में भी एक उसी पार्टी की सरकार है और उसी सेम पार्टी की सरकार अगर राज्य में भी है, तो यहाँ पर आप जाहिर सी बात है कि देख सकते हैं कि जो भी सत्ता यहाँ पर केंद्र में बैठी है वो राज्य को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी और राज्य के जो फैसले हैं उन पर जो है इम्पोज करने की कोशिश करेगी अपने फैसले राज्य के ऊपर। तो यहाँ पर इससे जो है जो ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स है इस पर यहाँ पर इसका उल्लंघन होगा और यहाँ पर जो फेडरलिज्म है वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकेगा और यहाँ पर इससे एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होगा। और अगर हम एक और सिचुएशन ले लें कि यहाँ पर अगर केंद्र में किसी अलग पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार है, तो फिर भी यहाँ पर जो भी केंद्र में जो भी शासक बैठा होगा वो यहाँ पर अपने जो मुद्दे होगा उसको इम्पोज करने की कोशिश करेगा राज्यों के ऊपर और उससे भी जो फेडरलिज्म है उस पर खतरा पड़ेगा। और पास्ट में ऐसा कई बार हो चुका है जब यहाँ पर सरकारों ने संविधान को जो है यहाँ पर मिसयूज किया है और यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाया है अपने फ़ायदों के लिए। लेकिन यहाँ पर 1990 यानी कि 1990s के बाद ये सारी चीज़ें जो है सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई और यहाँ पर तभी से एक कोलिशन गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है एक गठबंधन की सरकार, और इसका अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो होता है ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द एलियंस ऑफ टू और मोर देन टू पार्टीज़। यहाँ पर जब दो या दो से अधिक पार्टीज़ मिल करके कोई गवर्नमेंट बनाती हैं तो उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जब कोलिशन गवर्नमेंट का जो एक बिगिनिंग था वो यहाँ पर 1990 के बाद शुरू हुआ और यहाँ पर जब कोई भी पार्टी का यहाँ पर बहुमत नहीं होता था लोकसभा में तो कई सारी पार्टियां एक साथ मिल करके जो है वो गठबंधन की सरकार बना दी थी और इससे जो है वो हमारा जो कल्चर है पावर शेयरिंग का वो और भी ज़्यादा अच्छा हुआ और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको और भी ज़्यादा स्वायत्ता हासिल हुई। और इसमें जो है जो हमारा न्यायालय है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है स्टेट गवर्नमेंट की अधिकारों को और यहाँ पर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इस समय का जो पावर शेयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, इफ़ेक्टिव है उस समय की अपेक्षा जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नया नया फॉर्म्ड हुआ था। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में विकेंद्रीकरण। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इज़ गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जब यहाँ पर शक्तियाँ जो है केंद्र और राज्य से छीन करके किसी भी स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो वहाँ पर उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं और उसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। यानी कि अब जो शक्तियां हैं वो यहाँ पर राज्य और केंद्र के पास ही नहीं हैं बल्कि यहाँ पर जो स्थानीय सरकारें हैं उनके पास भी यहाँ पर शक्तियां होती हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर विलेज पंचायत आप देख सकते हैं और जो म्यूनिसिपल कमिटीज़ रहती हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो रहते हैं वो यहाँ पर इसी डिसेंट्रलाइजेशन के एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के कई सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें से पहला एडवांटेज है कि यहाँ पर जो लोकल्स होते हैं उनको बेटर नॉलेज होता है। और यहाँ पर जो बेसिक आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे वो ये है कि यहाँ पर जो लोकल लेवल के जो मुद्दे होते हैं वो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पर सेटल कर दिए जाएं, जिससे कि जो राज्य और केंद्र सरकार है वो अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके और वो यहाँ पर अपने जो नेशनल इश्यूज़ या फिर स्टेट लेवल के इश्यूज़ हैं उनसे डील कर सके, ना कि वो अपना सारा ध्यान यहाँ पर लोकल प्रॉब्लम्स की तरफ दे पाए। इसके लिए यहाँ पर जो लोकल्स होते हैं उनके लिए उनको अपना खुद का बेटर नॉलेज होता है जिससे वो यहाँ पर इस समस्या से डील करते हैं।
दूसरा यहाँ पर इसका जो एडवांटेज है वो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, यानी कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर इसके द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा वो डायरेक्टली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट के, और यहाँ पर ये इससे एक अच्छी डेमोक्रेटिक हैबिट जो है वो यहाँ पर बनती है। तीसरा यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ये है, और तीसरा एडवांटेज ये है इसका कि ये डेमोक्रेसी का नींव है, ये फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का। यहाँ पर इससे जो लोकल गवर्नमेंट के बनने से यहाँ पर जो लोग होते हैं उनमें भी यहाँ पर पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा बनती है, और यहाँ पर लोगों को यहाँ पर पॉलिटिकल एजुकेशन भी दिए जाते हैं, और कई सारे यहाँ पर लोकल लीडरशिप या फिर ट्रेनिंग स्कूल चलाए जाते हैं, जिससे यहाँ पर लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में या फिर पॉलिटिकल सिस्टम में जो है अच्छी समझ बन सके और लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो इससे यहाँ पर जो हमारे लोकतंत्र है वो और ही अच्छा और भी प्रभावशाली होता है, और यहाँ पर एक बेसिक फाउंडेशन है डेमोक्रेसी की। चौथा जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यहाँ पर जो बोझ है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के आ जाने से कम हो जाती है, और वो अच्छे से जो अपने जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं, जो नेशनल इश्यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स या फिर डिफेंस वगैरह, इसको वो अच्छे से डील कर सकती है और इसको संभाल सकती है, ना कि वो अपना सारा ध्यान यहाँ पर लोकल जो मुद्दे हैं उनकी तरफ दे। 1992 के पहले यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन था वो सिर्फ नाम के लिए था, यहाँ पर जो सारी पावर्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में थी। लेकिन यहाँ पर 1992 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए गए, और जो थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि जो ये थर्ड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको हम थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं, इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया। यहाँ पर जो है रेगुलर इलेक्शंस हेल्ड करवाने का जो प्रावधान है वो लाया गया, जिससे कि यहाँ पर जब रेगुलर इलेक्शंस होंगे तो यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें जो लगातार यहाँ पर काम जारी रह पाएगा, और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा जो यहाँ पर लाया गया अमेंडमेंट वो था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि यहाँ पर कुछ सीटें जो हैं लोकल गवर्नमेंट में वो यहाँ पर रिजर्व कर दी गई शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिससे कि वहाँ पर जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और वो भी अपना यहाँ पर योगदान इसमें दे सकें। उसके बाद यहाँ पर महिलाओं के लिए भी 1/3 जो पोजीशन है वो भी रिजर्व कर दिया गया, जिससे यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा मिला। इसके बाद यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन का निर्माण हुआ, यानी कि राज्य जो चुनाव आयोग है वो राज्यों के स्तर पर उनका जो है गठन हुआ, और उससे वहाँ पर जो भी लोकल गवर्नमेंट और जो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस जैसे जो इलेक्शंस थे उनको यहाँ पर हेल्ड करवाया गया। तो इसलिए वहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन को लाया गया। और जो चौथा है वो है जो यहाँ पर रेवेन्यू जो टोटल स्टेट गवर्नमेंट के पास जनरेट हो रही थी, वहाँ पर उसको ये बताया गया कि यहाँ पर स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर ज़रूरत है कुछ अपना रेवेन्यू जो है उसको शेयर करने के लिए यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो इससे जो है यहाँ पर पावर शेयरिंग और अच्छे से आगे बना रहा। अब हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स की। लोकल गवर्नमेंट्स में हम दो टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला है पंचायती राज, दूसरा है म्यूनिसिपैलिटीज़। पंचायती राज यहाँ पर रूरल एरियाज़ में काम करने के लिए होता है, यानी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के काम होते हैं वो पंचायती राज का होता है, और यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज़ यहाँ पर अर्बन एरियाज़ के लिए होती हैं, और ये दोनों मिलकर के लोकल गवर्नमेंट बनाती हैं जो कि लोकल इशूज़ से डील करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम पंचायती राज की। यहाँ पर हर एक विलेज का अपना अपना एक पंचायत होता है, और यहाँ पर वो जो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। यहाँ पर ग्राम सभा की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो ग्राम सभा जिसको इंग्लिश में कहते हैं विलेज असेंबली, तो यहाँ पर हर एक गांव का अपना एक ग्राम सभा होता है, और उस ग्राम सभा के अंदर जितने भी उस गांव के लोग वोट कर सकते हैं, यानी कि जो 18+ एबव होते हैं और जो 18+ एज के होते हैं जो भी वोट कर सकते हैं वो उस ग्राम सभा के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राम सभा के जो मेंबर रहते हैं वो वेरी करते हैं 100 से 1000 के लगभग, और यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि उस विलेज का कितना साइज़ है, और यहाँ पर वो एक तरह से एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं पूरे विलेज के लिए। तो इसके बाद हम देखेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को इंग्लिश में द विलेज पंचायत कहते हैं, और यहाँ पर एक 7 से 30 मेंबर्स की एक कमेटी होती है जो कि ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्टेड होती है, यानी कि जो ग्राम सभा के लोग जिनको इलेक्ट करते हैं वो ग्राम पंचायत में आते हैं, और यहाँ पर इसमें कई सारे पंच आते हैं, और उन पंच के जो हेड होते हैं उसको हम कहते हैं सरपंच। और यहाँ पर हर विलेज के जो वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हीं को हम पंच कहते हैं। अब यहाँ पर ग्राम पंचायत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है कुछ सीट्स भी यहाँ पर रिजर्व्ड है, और यहाँ पर विमेन के लिए भी 1/3 सीट जो है वो रिजर्व्ड हैं।
अगला हम देखेंगे ब्लॉक समिति, जिसको पंचायत समिति या खंड समिति भी कहते हैं। यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रह रहे हैं। यहाँ पर जो भी ब्लॉक लेवल्स की जो भी पंचायत होती हैं उसको हम कहते हैं पंचायत समिति। और एक ब्लॉक के अंदर जो कई सारे विलेज आते हैं उनको मिला करके एक ब्लॉक बनता है, और जो ब्लॉक लेवल के जो पंचायत होता है उसको कहते हैं पंचायत समिति। और जो इनके मेंबर्स होते हैं वो होते हैं जो सरपंच, कई सारे सरपंच जो भी उस ब्लॉक के विलेजेस में आते हैं उनके सरपंच, बीडीओ और जो कई लोग होते हैं वो यहाँ पर इसके मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर जो पंचायत समिति का हेड होता है उसको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। और यहाँ पर ये सभी मिल करके एक ब्लॉक समिति का निर्माण करते हैं, जो यहाँ पर ब्लॉक के जितने भी गांव आते हैं उनका पंचायत होता है। अब इस ब्लॉक समिति के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के काम होते हैं वो आते हैं, उनको हम कहते हैं जिला परिषद। जिला परिषद क्या होता है? ये एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी पंचायती राज के अंदर, रूरल एरियाज़ में। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं ब्लॉक प्रमुख, उस एरिया के एमएलए या एमपी उसके जो है ब्लॉक प्रमुख होते हैं। और यहाँ पर जो उसके सीईओ होते हैं वो होते हैं मोस्टली यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स वगैरह। ठीक है, तो हमने पंचायती राज के अंदर ग्राम सभा को देखा, ग्राम पंचायत के बारे में हमने जाना, इसके बाद हमने ब्लॉक समिति को जाना, इसके बाद हमने जिला परिषद को भी देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में जो भी लोकल गवर्नमेंट होती है जिसको म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी यहाँ पर हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं जिला परिषद, और जो ब्लॉक लेवल पे होती है उसको हम कहते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, और जो हमारी विलेज लेवल की पंचायत होती है उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। ये तीनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ को हम देखेंगे, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है वो यहाँ पर तीन भागों में डिवाइडेड है। यहाँ पर नगर पंचायत, और यहाँ पर जो नगर पालिका है, और जो नगर निगम है, यानी कि म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और जो नगर पंचायत है वो इसके अंडर में आते हैं। यहाँ पर जो भी म्यूनिसिपल का चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपैलिटीज़ का, और उसे मेयर कहा जाता है। अब देखेंगे कि नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है, और यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। ये जो पंचायत के चुनाव होते हैं ये नियमित रूप से अब होने लगे हैं, और यहाँ पर लोग भी इनमें बड़े उत्साह से हिस्सा लेते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी हम यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है और जो आइडियल एक सेल्फ गवर्नमेंट होता है हम उसके शासन से बहुत ही दूर हैं। उसकी एक आदर्श जो आइडियल स्टेट होता है उससे हम अभी भी काफ़ी दूर हैं। तो आइए, अगर आपको इसके बारे में कुछ डिटेल समझना हो लोकल गवर्नमेंट के, तो यहाँ पर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, उस पर आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया गया है कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, तो यहाँ पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने कई सारे क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस लेक्चर को 2 से 3 बार पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का तो आप बना पाएंगे। और मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा, आपने अगर माई CBSE गाइड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो उसको ज़रूर डाउनलोड करें। इस ऐप में काफ़ी सारे पेड कोर्सेज़ हैं, लेकिन उसके साथ आपको काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज़ भी मिल जाते हैं। और इससे आप अगर डाउनलोड करते हैं तो ये CBSE की ऑफिशियल ऐप है, और इसमें कई सारी जानकारियाँ आपको अपने कोर्सेज़ और अपने क्लास के बारे में मिल सकती हैं। जैसे आपका सिलेबस हुआ, आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर आप उसमें टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पेड कोर्सेज़ भी खरीद सकते हैं। तो आप उस ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करें, आपको उससे फ़ायदा होगा। और यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा आता है तो ही आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।